लेसन नंबर 6, फ़ॉन्ट्स एडिटिंग कमांड। अगेन ये भी हमारे पास ना एक टेक्स्ट से रिलेटेड ही सेटिंग है, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल डी, टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए। तो क्या है कि अगेन ये जितनी भी कमांड्स हैं ये सारी सिलेक्शन करके ही अप्लाई होंगी। मैं विदाउट सिलेक्शन कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करूँ ही ना और मैं कंट्रोल डी दबा दूँ तो वो काम नहीं करेगा। इस पे हमने काफ़ी काम कर लिया, इसको ज़रा मिटा देते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, देन बैक स्पेस डिलीट करने के लिए दोबारा फार्मूला में टाइप कर लेता हूँ। अच्छा जी। तो क्या है कि यहाँ पर मैंने ये जो ऑनलाइन वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लिया माउस से ही, लेफ़्ट क्लिक दबा के। देन मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, CTRL D। तो जी हम ये प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर सेम वही हिसाब है जिस तरह हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, आल्ट ओ पी के अंदर जो सेटिंग थी वही सारी सेटिंग बाहर भी थी। तो वही हिसाब है कि जो सेटिंग बाहर है वही सेटिंग इसके अंदर भी है। तो पहले हम बाहर से ही देखेंगे ताकि हमें साथ साथ इसका आउटपुट नज़र आ रहा हो, देन हम इसके अंदर आएंगे। तो कंट्रोल डी से ज़रा आगे हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो कमांड है वो है जी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए। दरअसल ये चारों कमांड्स ना टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए। तो पहले तो यही है कि आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसका इस्तेमाल करें तो आपका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अब ये ब्रैकेट कौन सी जगह पर है, तो ये जो ब्रैकेट है हमारे कीबोर्ड पर यहाँ पर मौजूद है, इंटर के लेफ़्ट साइड पर। तो अगर कंट्रोल दबा के ये राइट वाली ब्रैकेट दबाती हैं या राइट वाला बटन दबाती हैं तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा। जबकि अगर आप कंट्रोल दबा के लेफ़्ट वाली ब्रैकेट दबाते हैं तो आपका साइज़ डिक्रीज़ करवाएगा। ये ज़रा चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन वीडियो सेलेक्ट हुआ हुआ है, कंट्रोल दबा के राइट वाली ब्रैकेट, तो जितनी दफ़ा मैं दबाता जाऊँगा ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। और अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ़्ट वाली ब्रैकेट दबाता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ डिक्रीज़ करेगा। याद रहे जितनी दफ़ा दबाएंगे उसी तरह साइज़ डिक्रीज़ करेगा, सिर्फ एक दफ़ा से नहीं। ठीक, और ये मल्टीपल मुझे दबाना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने 10 दफ़ा दबाया तब जाके ये साइज़ इसका निकल के आया। तो एक तो ये वाली हमारे पास छोटी सी कमांड है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, इससे भी आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं एक एक फ़ॉन्ट साइज़। जबकि अगर आप कहते हैं जी इसको ज़रा फास्ट करना है तो उसके लिए थोड़ी सी एक लेंथी कमांड है और वो है जी कंट्रोल शिफ्ट, ये एंगुलर ब्रैकेट है हमारे पास। अब ये कहाँ मौजूद है, ये जो हमारे कंट्रोल शिफ्ट ये रही ब्रैकेट्स, राइट वाली लेफ़्ट वाली, इधर भी ये राइट और लेफ़्ट। राइट वाली से साइज़ इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट वाली से साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है जो हमने इससे पहले पढ़ी। और अभी भी ये है कि कंट्रोल शिफ्ट राइट वाली एंगुलर ब्रैकेट दबाते तो साइज़ इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट वाली से साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो जी ताहिर, कोई सवाल? सर ये ना हैंड पहले से मैंने वो रख किया था, अभी ये किस तरह सर ये हट जाएगा इसको रिमूव करने के लिए। मैं कर देता हूँ यहाँ से ये लोअर का ऑप्शन। आई थिंक हफ्सा आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कल आपने एक बात बताई थी, मतलब जो हम स्पेस बार से स्पेस देते जाते हैं, अगर उसको डायरेक्ट अगर किसी से मतलब किसी मतलब उससे करना हो तो वो क्या उससे वो कौन सी चीज़ है? अगर ज़्यादा स्पेस देनी है तो हम उसके लिए स्पेस बार नहीं बल्कि टैब का बटन इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो मैंने ता- प्रोजेक्ट शेयर किया है ना उसके अंदर भी जो आप देख लेना वो स्पेसिंग दी और बड़े सीक्वेंस से स्पेस है, वो भी टैब की मदद से देनी है आपने। जी, टैब की मदद से मतलब वो जहां तक हमें चाहिए वो वहां तक जाएगी या हमें खुद डिसाइड करना होगा? नहीं नहीं, वो डिसाइड हमने खुद करनी है। और वो इस तरह कि अब मान लें कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट ही लिख लेते हैं।
अब मैं इसके स्टार्ट में आके जब टैब दबाता हूँ, एक होता है स्पेस बार। अब स्पेस दबा रहे हैं, हम इसको आगे ले गए, मान लें यहाँ पर ला के मैंने इसको रख दिए। अब मैं नेक्स्ट लाइन पर एक और टेक्स्ट लिखता हूँ, तो उसको मैं अगर यहाँ पर लाता हूँ, या कोई भी लेंथी टेक्स्ट हो, कोई सा भी हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंट। अब इसको जब मैं स्पेस बार से ये आगे लाऊंगा, तो जाहिर है कि आप ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, यानी कि डिफ़िकल्ट काम है, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, यानी कि सही तरह से इसके बिल्कुल नीचे बराबर लाना मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या है कि आप इसको बजाय इसके कि हम स्पेस बार से स्पेसिंग दें, आप इसको स्टार्ट से ही टैब बटन जो है, मैं जो ही टैब दबाऊंगा ना, तो ये देखिए एकदम से ज़्यादा स्पेस आ गई है। फिर टैब दबा रहा हूँ, मज़ीद स्पेस आ रही है। अब यानी कि मैंने 2 दफ़ा टैब दबाया, तो 2 दफ़ा टैब दबाने से ये हुआ कि जब मैं नीचे एक्स्ट्रा कोई टेक्स्ट लिखता हूँ ना, जैसा कि डिफरेंट हमने लिखा है, तो इसके भी स्टार्ट में आके मैं 2 दफ़ा ही टैब दबाऊंगा तो वो बिल्कुल इसके नीचे ले आएगा। इस तरह से वो जो और प्रोजेक्ट है ना, उसके नीचे भी 1 2 3 जो लिखा हुआ है, उसके आगे यूं ही है कि स्पेसिंग देकर टेक्स्ट जो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे बराबर आ रहे, वो टैब की मदद से आएगा। और सर दूसरी चीज ये कि जो लाइन मतलब एंटर एंटर दबा के हमने लाइन की स्पेस देनी है, एक की दो की, तो अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसे बैक करो, तो वो तो बैकवर्ड, मतलब जो अल्फाबेट्स हमने लिखे हैं जो राइटिंग की हुई है वो बैकवर्ड होता है, मतलब वो हटाना शुरू हो जाता है। लाइन तो बहुत देर बाद जाके खत्म होती है। लाइन बहुत देर बाद ख़त्म होती है। अब मान लेते हैं कि ये मैंने इंटर दबाया तो ये बीच में स्पेसिंग दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट भी लिख रहा हूँ, जैसा कि रैंडम टेक्स्ट। अब अगर मैं यहीं पर बैक स्पेस दबाऊंगा तो उसका काम पहला यही बनता है, मैं तो इस नीयत से बैक स्पेस दबा रहा हूँ कि अभी स्पेसिंग ख़त्म होगी, डिफरेंट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगा। पर यहाँ पर अगर हम कर्सर रख के देन बैक स्पेस दबाएंगे तो यही काम करेगा, पहले इसको डिलीट करवाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हाँ भी ये चीज़ डिलीट भी ना हो और ये स्पेसिंग भी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आप रैंडम के आगे कर्सर ना लाएं बल्कि रैंडम से पीछे कर्सर यानी कि क्लिक कर दें। देन अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो ये देखिए हमारे पास अब वो टेक्स्ट भी डिलीट नहीं होगा और आपकी स्पेसिंग भी आ जाएगी। इस तरह से एंटर दबा के नीचे आ रही। बट अगर आप इसी के आगे रख के बैक स्पेस दबाएंगे तो फर्स्ट तो ये करेगा, वो पहले टेक्स्ट डिलीट करेगा, देन वो ऊपर वाली लाइन की तरफ आएगा। आप ये डिफरेंट या जो भी लाइन है उससे पहले क्लिक करके देन बैक स्पेस दबाएंगे तो ये लाइन वापस डिक्रीज करता जाएगा जो स्पेसिंग हमने दी होगी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम थे कि आप कंट्रोल शिफ्ट एंगुलर ब्रैकेट जो है, इसकी मदद से जो टेक्स्ट का साइज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वही बात है कि मैंने यही जिक्र किया था कि आल्ट वाली जो कमांड है उसका ना आल्ट दबा के छोड़ दें, वो आपकी फिर भी वर्क करती है, पर ये जो कंट्रोल और शिफ्ट वाली हैं इसको कंटिन्यूसली साथ दबा के रखना पड़ता है। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट या लेफ़्ट वाली एंगुलर ब्रैकेट जो है इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये दो, तो हमारे पास तब भी आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, यानी कि टेक्स्ट का जो साइज़ होता है उसको फ़ॉन्ट साइज़ भी कहते हैं, राइट वाली ब्रैकेट दबा रहा हूँ तो तब भी ये इंक्रीज़ करेगा, और लेफ़्ट वाली ब्रैकेट दबा रहा हूँ तो ये डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से यानी कि ना एक ही चीज़ है लेकिन उसकी दो कमांड्स हैं, एक ये वाली कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स और दूसरी जो है वो कंट्रोल शिफ्ट एंगुलर ब्रैकेट्स हैं। तो इन दोनों में से जो आपको बेहतर जल्दी याद हो जाए वो आप लोग यहाँ यूज़ कर लें, क्योंकि अगेन वही बात, फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा यानी कि अक्सर प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी याद रखनी है। यानी कि फिर हमारे पास वही सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो कि अभी हम इक्वेशन में देख रहे थे ना, 2 की पावर 3, या अभी हमें अफाक ने कहा था कि जी वो केमिस्ट्री में फार्मूला होता है H2O, तो वो किस तरह लिखा जाए, तो इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो हमने तरीका देखा था सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बाय माउस, तो हमने देखा ही है, लेकिन उसकी ये कमांड भी मौजूद है, कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू, ये कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू, यही वाला जो हम रैंड के फार्मूले में स्टार्ट में इज़ इक्वल टू लगाते हैं।
तो इसका भी वर्किंग यूँ होती है ना कि देखिए, मैं यहाँ एक डेट लिखता हूँ, 23 मार्च। अब आर डी लिखा, वक्ती तो बड़ा है, जी मैं स्पेस बार दबाता हूँ ना, यानी कि फासला देने के लिए स्पेस बार दबाऊंगा, तो ये आर डी ऑटोमेटिक इसको छोटा करके ऊपर भेज देगा। यानी कि तारीख लिखे तो ये पहचान जाता है यहाँ पे कोई तारीख लिखी जा रही है, तो आर डी में ऊपर भेज दूँ, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट का एस टी जो है वो ऊपर चला जाएगा, सेकंड का एन डी ऊपर चले जाएगा, इस तरह से। लेकिन अगर हम हकीकत में कोई फार्मूला लिख रहे हो, जैसा कि 2 की पावर 3 में कह देता हूँ, स्पेस दी, अब ऐसा तो नहीं ये हमारा दिमाग पड़ा है कि अभी मैंने बोला 2 की पावर 3 तो वो 3 को पावर में कन्वर्ट कर देगा, वो तो बिल्कुल डेट को सिर्फ कन्वर्ट करते हैं, या जो नंबर्स लिखी होती हैं। तो अगर आपका कोई चीज़ हमने इसको पावर में भेजनी है, तो सिंपल हम इस एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, एक लेटर माउस से जो सिलेक्शन होती है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है अक्सर। जिसकी माउस पे ग्रिप हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मुश्किल बड़ी आती है एक लेटर सेलेक्ट करने में। तो आप यहाँ पर कमांड यूज़ कर लीजिए, शिफ्ट लेफ़्ट एरो, शिफ्ट दबा के लेफ़्ट एरो की जो है, तो एक लेटर सेलेक्ट कर लेगा। देन अगर हम ये कमांड या बाय माउस, ये दोनों जगहें मौजूद हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और कमांड भी है कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू, तो जी मैं कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू दबाता हूँ, तो ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट चला गया। सुपर स्क्रिप्ट से मुराद जो आपका लेटर होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया, अगर तो वो ऊपर जा रहा है तो वो सुपर स्क्रिप्ट है, और अगर केमिस्ट्री की तरह नीचे अगर आ रहा है, जैसा कि H2O फार्मूले में होता है, तो हमारा सबस्क्रिप्ट लाते हैं। और सबस्क्रिप्ट की कमांड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल हो इज़ इक्वल टू है सिर्फ। तो कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए, और कंट्रोल इज़ इक्वल टू सबस्क्रिप्ट, यानी कि इसको वो नीचे ले आएगा। देख, अभी तो मेरे यहाँ पर ना ये जूमिंग पे आया हुआ है, ठीक है, कमांड यू सेट है, नहीं तो ये आपका सबस्क्रिप्ट में ही आएगा। और अब वैसे आप यहाँ से भी ये कर सकते हैं। ये ज़रा मेरा इशू आ रहा है, इसको मैं रीस्टार्ट कर लूँ। ये अच्छा जी, H2O, तो 2 सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल इज़ इक्वल टू सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू सुपर स्क्रिप्ट में इसको भेज देगा। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट, और बाय माउस हम इसको यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं। और यहाँ पर भी देखें, एक रेफरेंस के तौर पर ना एक्स स्क्वेयर और एक्स के नीचे भी 2 ये लिखा हुआ है, ताकि हम देख के भी पहचान सकें। ये। फिर जो सेटिंग हमने, यानी कि आप कह लें इस कमांड की ज़रिए की है, वही सारी सेटिंग बाय माउस आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना है, हम वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो 11 लिखा हुआ है, इसकी राइट साइड पे ना एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा सकते हैं। अब वक्ती तौर पे मैं सिर्फ माउस ला रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ एक चेक करवा रहा है कि हाँ भाई इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हटाएंगे, वो गायब कर देगा, यानी कि अप्लाई नहीं करता, वैसे दिखाते जिस तरह मार्केट चले जाएं, कोई शूज़ वगैरह देखने जाएं, अब लेना बेशक ना हो, लेकिन दुकानदार जो आपको ज़बरदस्ती बना के कहता है कि अभी चेक करें ही करें, शायद पसंद आ जाए, तो वही हिसाब है, ये वक्ती अप्लाई नहीं होते, जब क्लिक कर देंगे तब ये अप्लाई हो जाएंगे। अब आप ये साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करा सकते हैं। इसी के राइट साइड पे 2 छोटे छोटे ए बने हुए हैं, ठीक है, तो इनसे भी साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। ये अब एक ही चीज़ है, 2 कमांड्स भी हैं और 2 बाय माउस तरीके भी आ गए। फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वो तो ऑलरेडी पड़ा है, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वो भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक, तो हमारे पास मेजॉरिटी जो सेटिंग है वो हम बाय माउस यहाँ से भी अप्लाई करवा सकती हैं। बट हमारे पास इसके अंदर कुछ नई चीज़ें हैं, जैसा कि फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट इफ़ेक्ट,
फ़ॉन्ट हाइलाइटर, फ़ॉन्ट कलर, क्लियर ऑल डिज़ाइन, ये चीज़ें तो हमने अभी देखी ही नहीं है। तो अब अगर मैं इसके अंदर आऊँ ना, ये जो कंट्रोल डी कमांड है, नॉर्मल टेक्स्ट ले आते हैं, इक्वल टू RAND, ये, और मैंने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जैसा कि ये एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी दबाएंगे तो स्टार्ट में हमारे पास यही है, फ़ॉन्ट स्टाइल की तरह जो चीज़ें सेम है वो ये हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो हमने कल पढ़ा था वो रिपीट हो गया, टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करने वो रिपीट हो गया, अंडरलाइन वो रिपीट हो गया। ठीक, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें, ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, ये चीज़ें बाहर भी और यहाँ पर भी हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना, आप यहाँ से भी चेंज करा सकते हैं, और अगर आप ये कमांड ना यूज़ करें, यानी कि कंट्रोल डी में ना आए, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल इधर ये जो कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है इधर से भी चेंज किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ हूँ तो यह भी मुख्तलिफ फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे पास, जिनका हम इस्तेमाल करवा सकते हैं यहाँ पर। अगेन वही, जिस तरह टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने की बात थी, माउस ला रहे थे सिर्फ वो एक तरह का दिखा रहे हैं हमें कि अभी यूँ चीज़ नज़र आएगी, नहीं अप्लाई करना तो बाहर क्लिक कर दें, और अगर करने हैं तो उस चीज़ के ऊपर, यानी कि उस फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर उनके ना नाम लिखे हुए, उस फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे वो फिर अप्लाई कर देगा। ये इस तरह से, ये भी बोल्ड की तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल है। बस इससे बड़े मल्टीपल हमारे पास नहीं, यूँ फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं, यानी कि हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने, यानी कि जो लिखाई है इसका रंग तब्दील करने, तो वो यहाँ से हो जाएगा फ़ॉन्ट कलर, यहाँ से जो रंग आपको बेहतर लगे आप वो दे सकते हैं। ये जैसा कि रेड दे दिया तो वो रेड अप्लाई हो जाएगा, क्लिक करना ज़रूरी है। और वही बात है कि यहाँ पर मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, तो कंट्रोल जी दबाएं, कलर गायब हो जाएगा, अंडू यानी कि पीछे आने के लिए। तो ये जो है हमने आज अपना देखा है। कल जो है हमने अपना यही देखना है कि टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्या हैं जी, इसके अंदर काफ़ी सेटिंग आ जाती है, यानी कि काफ़ी यूनिक सेटिंग आती है। फिर ये क्लियर आल डिज़ाइनिंग क्या है, क्योंकि क्लियर आल डिज़ाइनिंग हम जब इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे फिर ही हमें इसकी सही समझ आएगी कि इसका पर्पस क्या है हकीकत में। ठीक? और कुछ ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स होते हैं, अब जो फ़ॉन्ट्स इसके अपने प्रोवाइडेड है ना, वो तो ठीक है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट से कोई डाउनलोड करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ अप्लाई करवा सकते हैं। उसका भी जो तरीका है वो हम साथ ही देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जरा देखते हैं जी ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में ये क्या चीज़ है। तो हम अपना MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, देन वहीं से हमारा काम स्टार्ट हुआ। तो क्या है जी कि जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट हैं वो हमारे ये यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है ना कि अगर ये मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और अगर मैं इस विंडो को ओपन करूँ तो हमारे पास चंद एक ऑप्शन जो हैं वो, यानी कि बने बनाए ऑप्शन हैं, ठीक, यानी कि प्री सेट हैं फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए। मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है, मुख्तलिफ कलर हैं, किसी में शेडो दिया गया, किसी में रिफ्लेक्शन है, किसी में आउटलाइन का कलर चेंज है, किसी में ग्लो दी गई है। अब बात आती है, ये तो चलें बने बनाए ऑप्शन है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से एक कस्टम स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ। तो ज़ाहिर है कस्टम चीज़ बनाएंगे उसमें टाइम तो लगेगा, थोड़ा बहुत मेहनत भी होगी। तो वो बनाने से पहले ज़रा मैं ना ये टेक्स्ट जो है ना इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, ताकि जो चीज़ हम अप्लाई करें हमें सही नज़र आए। तो यहाँ पर ये जो है ना व्हेन यू, इसको ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप कह लेना इस एरिया में तो सेटिंग खुली होगी तो ये एरिया में सही नज़र आएगा। अच्छा जी, तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी में जब मैं जाता हूँ तो पहला ऑप्शन आता है जी आउटलाइन का। याद रहे ये जो हम सेटिंग्स पढ़ रहे हैं ना अभी MS वर्ड में, अभी तक जो जो हमने पढ़ा है ये सेम टू सेम हमारा एक्सेल में भी है और पावर पॉइंट में भी है, सेम सेटिंग सेम कमांड्स। तो वहाँ जाके हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन
वहाँ दूसरी एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो हम अभी आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो एक्सेल या पावर पॉइंट में तो ज़रूर हैं, लेकिन आप कह लें कि यहीं एमएस वर्ड के अंदर जो हम शेप और पिक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये 4 सेटिंग सेम सेम रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन आउटलाइन। आउटलाइन से मुराद कि जो हमारा टेक्स्ट है इसके बाहर इर्द गिर्द की जो हदूद है ना, इधर कोई ना कोई कलर हो जाना। जैसा कि मैं यहाँ कोई कलर ला रहा हूँ तो मुझे टेक्स्ट के इर्द गिर्द ना थोड़ी बहुत हलचल महसूस हो रही है, लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि हम यहाँ पर रेड दे देते हैं, तो ये जो हमने आउटलाइन दी है यहाँ से जाके आउटलाइन, और आउटलाइन में हमने रेड कलर सेलेक्ट किए, उससे क्या हुआ है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना इसके इर्द गिर्द जो एरिया है, यानी कि जो लिखाई लिखी हुई है इसके इर्द गिर्द जो एरिया थोड़ा बहुत उसके अंदर उसने रेड कलर फिल कर दिए, और इस एरिया को हम बोलते हैं आउटलाइन, बिल्कुल कोने कोनों में। अब बात आती है कि जी चले रेड कलर तो हो गया, लेकिन रेड कलर बहुत कम नज़र आ रहा है, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ानी है हमने। कुछ ऐसा हो कि रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए क्या है, फिर से हम यहीं जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, दोबारा से आउटलाइन में ही जाएंगे, और आउटलाइन के नीचे ही हमारे पास ना सेटिंग मौजूद है। कलर तो सिलेक्ट कर लिया हमने, नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ वेट का ऑप्शन है, और वेट के अंदर अभी ये 3/4 पीटी है, हम इसको यहाँ से इंक्रीज़ भी और डिक्रीज़ भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर कम करनी है आउटलाइन तो कम भी हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ना दीजिएगा, वो चीज़ फिर ख़राब ही नज़र आती है। तो जितना टेक्स्ट अगर बड़ा लिखा है बड़ी आउटलाइन, छोटा है तो छोटी ही आउटलाइन देंगे, इतनी देंगे जो इसके साथ सूट कर रही हो। जैसा कि ये दो बेहतर हैं, तो मैं इनमें से ये वाली दे देता हूँ, ये आउटलाइन आ गई है। अब अगर हम इसका कलर तब्दील करते हैं ना तो हमें कलर भी सही से नज़र भी आ रहा होगा। ये फिर आता है जी हमारे पास शेडो। अब शेडो क्या है, यानी कि साया। तो इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं, आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव। तो मैं आउटर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, अगर मोबाइल पे क्लास दे रहे तो स्क्रीन को जूम इन कर लीजिएगा। ठीक, तो क्या है कि जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इसके बैकग्राउंड में आप देखें ना तो थोड़ा बहुत काला सा साया हमें नज़र आ रहा है, काला काला शेड सा आ रहा है थोड़ा बहुत, और यहाँ से क्या हम उसकी डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं। टेक्स्ट नहीं है रहा, टेक्स्ट के पीछे साया जो है ना उसकी वजह से टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा। तो ये तो है आउटर जो कि इसकी बैक साइड पर अप्लाई होंगी। इनर, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर अप्लाई करेगा, पर क्या है ना कि हमारा जो टेक्स्ट है ऑलरेडी ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, और टेक्स्ट लिखा हुआ है भी आप कह लें पतला पतला लिखा हुआ है, तो उसके अंदर शेडो में कभी भी नज़र सही से नहीं आएगा। अलबत्ता पर्सपेक्टिव, ये ज़रा यूँ है कि चीज़, मान लें जिस तरह टेक्स्ट जो है ना कि फ्रेम बनाई हुई है, इसको खड़ा किया हुआ है, और पीछे सरफेस यानी कि ज़मीन के ऊपर साया पड़ रहा हो इसका, तो इस तरह से हम ये शेडो भी अप्लाई करवा सकते हैं। फिर इसी के अंदर आता है रिफ्लेक्शन। अब शेडो की तरह ये रिफ्लेक्शन है, बस फ़र्क क्या है, अब जिस तरह आप लोग धूप में चलते हैं तो वहाँ पर आपका जो अक्स है वो काले रंग का ही आता है। काला सॉलिड तो हम नहीं कह सकते, ग्रे कलर का है, यानी कि डार्क कलर में होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है कि आप चलते चलते किसी पानी के किनारे चले जाएं, समुंदर के किनारे हो, तो वहाँ पर आसमान का कलर नीला नज़र आ रहा होता है। ठीक है, शीशे में हमारी रिफ्लेक्शन आ रही होती, तो उसी तरह यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है। तो जो ही हम रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो देखें जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह का हमें नीचे भी नज़र आ रहा है। ऐसा होता है ना, फर्श साफ़ किया हो तो ऊपर पंखा चल रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है मार्बल वगैरह पर, तो उसी तरह यहाँ पर भी हिसाब किताब है कि नीचे रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी। और फिर इसी के अंदर हमारे पास है जी ग्लो। ग्लो जो है वो आउटलाइन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ये क्या है, ये भी टेक्स्ट के इर्द गिर्द ना कलर कर देते, लेकिन आउटलाइन और इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये कि आउटलाइन जो हम दे रहे हैं ना उसका हमें फ़िक्स पॉइंट पता है कि हाँ भाई इतनी मोटाई में आउटलाइन मौजूद है। लेकिन ये जो ग्लो है ना आहिस्ता आहिस्ता ना ब्लर होता जाता है, ऐसा लगता है कि अभी इस टेक्स्ट के पीछे कोई कलर या किसी कलर की लाइट लगाई हुई है हमने। होता नहीं जैसे वो नियॉन इफेक्ट अक्सर लोगोज वगैरह बने होते, तो यूँ हो सकता है हमारे पास तस्वीर की हद तक।
ये ठीक है ना। फिर इसी के अंदर जो नीचे ये ऑप्शन है ना, नंबर स्टाइल, लिंगरेचर और स्टाइलिस्टिक सेट्स, ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल की एग्ज़ाम है और कुछ जो हम आगे वैसे भी पढ़ेंगे। आपने जो है इसको यहाँ तक देखना है, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो। तो इस तरह से जो हम यानी कि ना अपने मकसद से कोई सी भी यानी कि डिज़ाइनिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बात है, ये तो हमने एक इरेलीवेंट सी चीज़ बनाई है, लेकिन मकसद ये था कि चीज़ समझ आ जाए, ताकि अगर कल को कोई चीज़ बनानी पड़े, कोई चीज़ देख के बनानी पड़ जाए, जैसा कि प्रोजेक्ट हो गई, तो आपको आइडिया, हाँ भी ये फलानी जगह से हम यूँ बना सकते हैं। अब क्या है कि ये जो हमने डिज़ाइनिंग लगाई है ना, अगेन ये तो बात है आगे हमने शेप और पिक्चर में पढ़नी है एमएस वर्ड के अंदर ही, लेकिन बात ये आती है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप इसको ख़त्म करें, तो क्या है ना, आप एक एक करके यहाँ अंदर जा रहे होंगे, आउटलाइन ख़त्म करनी है तो यहाँ से नो आउटलाइन करेंगे जी, शेडो में जाएंगे, पहले नंबर पे नो शेडो का ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन में जाके नो रिफ्लेक्शन, ग्लो में जाके नो ग्लो, यानी कि ख़त्म करना चाहिए यूँ कर सकते हैं, लेकिन कितना लेंथी प्रोसीजर है कि बार बार सेटिंग में जाके नो आउटलाइन, नो शेडो, नो रिफ्लेक्शन, नो ग्लो करना पड़ेगा। फिर दूसरा लिया है कि जी कंट्रोल जी दबा लें, कंट्रोल जी यानी कि एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए, तो अभी वो काम कर सकता है। लेकिन अगर मान लें कि आपने ये चीज़ बना ली, जैसा कि मैंने ये बना ली, और मैं आगे कोई और काम आपको बढ़ा दे, तो देन मैं कहूँ कि जी इसको रीसेट करें, ये जो लाइन लिखी हुई है, कोऑर्डिनेटेड व्हेन यू क्लिक डिज़ाइन एंड तक, जिसके ऊपर मैंने कलरिंग वगैरह ट्राई की, ये रीसेट करें, तो कंट्रोल जी से तो जो इसके बाद हमने काम किया वो भी रिवर्स में चला जाएगा, वो तो फिर नुकसान है। और हम ये भी नहीं करेंगे कि इसको डिलीट करके फिर ले करें। सिंपल है कि अगर इसका डिज़ाइनिंग ख़त्म करनी है एक क्लिक पर, तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेट पर क्लिक कर दें। ये छोटा सा है ना, एक ऐप बना हुआ है, साथ इरेज़र बनी हुई है, तो अगर हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके जो ही इस पर क्लिक करते हैं, तो जो भी इसके ऊपर डिज़ाइन दिया हुआ है, जो ही नहीं है कि यही वाले डिज़ाइन जो हम यहाँ से दे रहे हैं, आपने इसको अंडरलाइन दे दी है, इटैलिक कर दिए है, फ़ॉन्ट स्टाइल कोई दे दिए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपने अप्लाई की है और आप कहते हैं सारा कुछ रीसेट हो जाए, जैसा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऊपर, इस तरह से ये हो जाए, तो आप यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें, और हम जी क्लिक करेंगे, देखें बिल्कुल उसको रीसेट कर देगा। उसका साइज़ भी इसने छोटा कर दिया है, जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह लगाया था वो भी ख़त्म किए, फ़ॉन्ट स्टाइल भी वापस कैलिब्री कर दिए, और यहाँ से जो हमने डिज़ाइनिंग वगैरह लगाई थी वो भी ख़त्म करके बिल्कुल नॉर्मल कर दिए इसको, यानी कि रीसेट कर दिए। ठीक है, तो हम ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो है हमारे पास कमांड है, जो कि हमारे यहाँ पीडीएफ में नहीं लिखी हुई, और कमांड क्या है कि सिंपल सिलेक्शन करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से जो कंट्रोल बटन और स्पेस बार, इन दोनों को दबा दें तो ये रीसेट हो जाएगा। कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबा दें तो ये हमारा रीसेट कर देते हैं। तो यूँ अगर आप डिज़ाइनिंग देना चाहें दे भी सकते हैं, प्लस अगर गायब करना चाहें तो बाय माउस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से भी ख़त्म हो सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल और स्पेस बार से भी ख़त्म करवा सकती हैं, पर सिलेक्शन ज़रूरी है। ये इकबाल खान काफ़ी लेट आ रहे हैं क्लास में। भारत, तो ये तो था ही हमारे पास इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह। ठीक, फिर आता है जी फ़ॉन्ट हाइलाइटर और फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर यानी कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कोई कलर देना है, तो वो हमें मालूम है हम यहाँ से दे सकते हैं कि फ़ॉन्ट कलर में आ जाएं। देन जो कलर आपको बेहतर लगे आप वो यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम नीला रंग दे देते हैं। फिर टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है, एक होता है जी टेक्स्ट को कलर करना, एक होता है टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर करना। जैसा होता है ना जी कि कोई डेफिनेशन वगैरह हो तो हम हाईलाइटर से इसको हाईलाइट करें ताकि दूर से नज़र आए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो उस तरह से अगर आपने किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने, तो आप वो कि पहले तो यही शर्त है कि सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आ जाए, इसका इस तरह का कुछ लोगो है,
एक येलो कलर का निशान है और साथ मार्कर सा बना हुआ है। तो इसके अंदर आते हैं, हमारे पास यहाँ पर यूं चंद एक कलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं। अब ब्लैक के ऊपर तो ये पहले 3 4 जो हैं ये सूट करेंगे। जो नीचे वाले ये डार्क यानी कि लाइट कलर के लिए, यानी कि अगर आपका टेक्स्ट का कलर वाइट है तो फिर आप ये चीज़ यूज़ कर लें। अब देखें ना कि डार्क ग्रीन के अंदर चीज़ समझ ही ना लगे तो फ़ायदा तो नहीं है, उसके लिए फिर टेक्स्ट का कलर वाइट करना होगा आपको। लेकिन अगर ब्लैक है तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। ये- अगर ये हाईलाइट का कलर ख़त्म करना है तो कंट्रोल जी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सिर्फ इसको ही ख़त्म करना है तो आप यहीं आएंगे दोबारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर और यहाँ से इसको नो कलर कर देंगे। जो ही नो कलर करेंगे तो जो भी आपने हाईलाइट का कोई भी कलर दिया होगा वो गायब हो जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है। तो ये तो थी हमारी फॉर्मेटिंग जो कि एम एस वर्ड के अंदर मौजूद है।